चलिए, आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं? और जैसा कि आपको मैं बता दूं कि ये क्लास 10 है और केमिस्ट्री हम लोग चला रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ाई कर रहे हैं। और केमिस्ट्री में पहला चैप्टर हम लोगों ने समाप्त किया रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा जो चैप्टर हम लोगों ने समाप्त किया जिसका नाम था अम्ल, भस्म तथा लवण। आज जो हम लोग शुरू करेंगे उस चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। इस चैप्टर का नाम क्या है? धातु और अधातु। तो देखिए ध्यान से, धातु एवं अधातु, इसी को अंग्रेजी में अगर बोलेंगे तो मेटल और एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, इसी में हम लोगों को सारा चीज पढ़ना है। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है, सिर्फ समझने का है। बहुत आसानी से हम लोग इसको देखेंगे। चैप्टर थोड़ा सा है, ध्यान से अगर समझ लीजिएगा तो मजा आ जाएगा। देखिए, अभी तक हम लोगों को ज्ञात 118 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 118 तत्व। हम लोग जो देखिएगा, जो तत्व पढ़ते हैं, तत्व आपको कितना मिलेगा? 118। कितना तत्व है? 118। 118 तत्वों को ही 3 भागों में बांटा गया है। कितना भाग में? 3 भाग में। जिसमें एक को कहा गया है धातु, इसमें है एक उपधातु और इसी में है अधातु। क्या है? अधातु। इस तत्व को कितने भागों में बांटा गया है? मुख्य रूप से 2 भागों में। एक को कहेंगे धातु और अधातु। और जो कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो धातु का भी कुछ गुण रखते हैं और अधातु का भी कुछ गुण रखते हैं, उसको कहते हैं हम लोग क्या चीज? उपधातु। जैसे अगर हम लोग सिंपली अपनी जिंदगी की बात करें तो आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि जैसे एक लड़का हो गया है ना, जिसको हम लोग मेल कहते हैं, और एक लड़की हो गया जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फीमेल, है कि नहीं? और जिसमें दोनों का गुण पाया जाता है उसको हम लोग थर्ड जेंडर में रखते हैं, है कि नहीं? तो उसी तरह से है क्या चीज? इसमें उपधातु है। इसमें क्या है? उपधातु है। तो ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। आप जब 118 तत्वों को पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे, समझ में आ रही है बात ना? जब हम लोग इसमें हम लोग देखें, पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो सबसे ज्यादा मात्रा में आपको मिलेगा धातु। आपसे पूछा जाए कि इन 118 तत्वों में सबसे ज्यादा कौन है? धातु है कि अधातु है कि उपधातु है? तो आपको बताना होगा कि सबसे ज्यादा मात्रा में कौन है? धातु है। सबसे ज्यादा मात्रा में है, सबसे ज्यादा संख्या में है, सबसे ज्यादा संख्या में है, सबसे ज्यादा संख्या है। और संख्या की अगर बात करें तो लगभग 92 गो है। कितना है? 92 गो है। आप सोचिए, 118 में 92 गो अकेले है, 92 की बात कर रहे हैं। और अधातु की बात अगर करें तो संख्या की दृष्टि से इसकी संख्या है 20। कितनी है संख्या? 20। तो 92 और 20 कितना हो गया? 112 हो गया। कितना हो गया? 112। और उपधातु की अगर चर्चा करें तो इसकी संख्या कितनी है? 6। इसकी संख्या कितनी है? 6। तो याद रखेंगे, जैसे आपसे कोई पूछेगा कि लोहा, लोहा क्या है, तो सिंपली आप जानते हैं कि लोहा धातु है। एल्युमिनियम क्या है? धातु है। कॉपर क्या है? धातु है। जिंक क्या है? धातु है। सोना चांदी सब क्या है? धातु है। ये सबको तो आप लोग जानते ही हैं। ऐसे भी हम लोग पढ़ाए हैं कि जिसके अंत में यम लग जाए वो सब के सब क्या है? धातु है कि नहीं? अधातु जो होते हैं, अधिकांशतः अधातु इसमें गैसीय अवस्था में होते हैं, कुछ ठोस भी होते हैं, एकाध गो द्रव भी होते हैं, है कि नहीं? सब पढ़ाया जाएगा, सब बताएंगे हम लोग, तो याद रखिएगा। तो ये सब बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे ही आप लोग जैसे कहते हैं हम लोग लोहा, है ना, एल्युमिनियम, चांदी, सोना, ये सब तो ऐसे ही नाम से ही स्पष्ट है। जैसे टीन, है कि नहीं? Hg, पारा, एसन, टीन, ये सब क्या है? ये सब तो सुनने ही में जैसे लगता है कि क्या है? धातु है। ये सब सुनने से भी पता चल जाता है कि क्या है? धातु है। वहीं अगर अधातु की बात करें
तो अधातु में अभी तो हमने कहा कि अधिकांशतः जो गैसीय है, माने गैसीय रूप में जो भी है, जैसे ऑक्सीजन आप लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है ना। देखिए आप इस सबको देखिएगा तो ये सब क्या है आपको नजर आएंगे, अधातु है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन भी क्या है? अधातु है। आप अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन क्या है? अधातु है। ये सब क्या है? अधातु है। हीलियम की बात कीजिए तो ये क्या है? अधातु है। आर्गन की बात कीजिए तो क्या है? अधातु है। आप अगर क्रिप्टन की बात करते हैं तो अधातु है। जेनॉन क्या है? तो अधातु है। जितने भी आप ये सब देखते हैं गैसीय तरीके से, जैसे फास्फोरस का नाम लेते हैं, है ना, या सल्फर का नाम लेते हैं, ये सब क्या है? अधातु है। क्या है? ये सब अधातु है। अब देखिए उपधातु तो आप याद ही कर ले सकते हैं, बुक्स लाए हैं आप लोग, देखिए जरा सा बुक को, है ना। जैसे आप देखिए अधातु की श्रेणी में क्या है? सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये तो 6 गो है ये है। इसके बाद देखिएगा आर्सेनिक है, एंटीमनी है ना, आर्सेनिक है, एंटीमनी है। उसके बाद देखिएगा टेलुरियम है, पोलोनियम है कि नहीं। ये सब जो है 6 गो क्या है? ये उपधातु है। देखिए जरा सा, ये क्या है? उपधातु है। ये आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये सब उपधातु हैं। समझे कि नहीं समझे? ये सब क्या है? उपधातु हैं। तो उपधातुओं की श्रेणी में ये लोग सारे चीज आ जाते हैं। तो ये जो सारे चीज आ जाते हैं तो अब हम लोग ध्यान से आगे देख लेंगे। जैसे आपको अगर हम लोग पहचानने का तरीका अगर बता दें तो आप आराम से पहचान लिख सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे आपको हम एक तरीका बता देते हैं जिससे आप पीरियोडिक टेबल में आराम से आप देख सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन कौन से इसमें जो है से धातु हैं, कौन कौन से अधातु हैं। ठीक है ना? या हम इसी में निकाल लेते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप देखिए, यहीं से हम निकाल ले रहे हैं। देखिए देखिए यहाँ पे अगर आप पीरियोडिक टेबल की चर्चा कर लीजिए यहाँ पे, तो देखिए ध्यान से, पूरा क्लियर नहीं आ रहा है ये। देखिए आ गया क्लियर। अब आप यहां पे देखिए, बहुत गौर से देखिएगा, है ना। आप देखिए इधर, इधर जितना भी आपको नजर आ रहा है, इस साइड में जितना भी आपको नजर आ रहा है, हाइड्रोजन यहां पे आप देख रहे हैं, ये है इधर धातु के साइड में, लेकिन ये ऑलरेडी क्या है? अधातु है। हाइड्रोजन जो है अकेले, जैसे नहीं देखते हैं कि महिलाओं का गीत गाने वाला झुंड में एक आध गो लइकवनो घुस जाता है, उसको आप लोग क्या बोलते हैं समझ में आ रहा है ना? बस वही है हाइड्रोजन। ये अमारा है। कैसा तत्व है? ये अमारा तत्व है कि नहीं? जब ये साइड में सारे के सारे जो हैं, सारे के सारे क्या हैं? धातु हैं। तो एगो हाइड्रोजन यहाँ पे अधातु होते हुए भी नहीं है ना, उसमें देखिए अधातु होते हुए भी इसमें प्रवेश कर गया। देखिए आपके भी किताब में यहाँ पे सारा चीज बनाया हुआ है कि नहीं? इसमें आप देखिएगा यहां से यहां तक आपका बनाया हुआ है जो उपधातु है। और उसके अलावे इधर जितना भी आप देख रहे हैं इस साइड में, इसमें जितना भी यहां से सब सारा चीज को देख रहे हैं, ये सब के सब क्या है? धातु हैं। और इसकी संख्या कितनी है? 92 ठो है। इधर जो देख रहे हैं, जैसे देखिए ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, है ना, ये सब क्या है? आपके अधातु हैं। आपके क्या है? ये सब अधातु हैं। और यहाँ पर देखिएगा सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, बिस्मथ, पोलोनियम, ये सब आपके क्या है? ये सब आपके उपधातु हैं। क्या है? ये सब उपधातु हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये सब आपका उपधातु है। इसका इधर वाला क्या हो गया? अधातु हो गया। और इस साइड में जितना भी है सब क्या हो गया? धातु हो गया। ये सब क्या हो गया? धातु हो गया। समझ में आ गई बात?
उसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन यहाँ पर है जो अधातु है, धातुए में घुसा हुआ है। तो एक आध गो रहता है ईसनकन, है ना, बिना माथा दिमाग के, तो वही है हाइड्रोजन यहाँ पे, बिना माथा दिमाग के है ना। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, लगभग आप लोग ऐसे ही याद रखिएगा। इसमें कुछ उतार चढ़ाव होगा तो इसको हम लोग सुधार लेंगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इसका पहचानने का तरीका क्या है। धातु को आप जब ये करते हैं तो क्या इसका पहचानने का तरीका क्या है। तो एक मोटा मोटी तौर पर पहचानने का तरीका ये है, देखिए ध्यान से, पहचानने का तरीका किसका हम देख रहे हैं, पहचानने का तरीका धातु का। किसका, धातु का। तो जैसे देखिए कुछ धातु ऐसे हैं जिसको तो आप लोग जानते ही हैं, जैसे आप लोहा, लोहा का नाम लेते हैं तो लोहा को तो आप पहचानते ही हैं कि यह धातु है। क्या है ये, धातु है। आप कहते हैं सोना, सोना को हम लोग जानते ही हैं कि धातु है। आप कहते हैं चांदी, चांदी को हम लोग समझते ही हैं कि क्या है, ये धातु है ना। इसके बाद आप देखिएगा एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम को आप पहचानते ही हैं कि क्या है, धातु है। कॉपर, कॉपर को आप जानते ही हैं कि धातु है। जस्ता जानते ही हैं कि क्या है, ये सब माने धातु है। टीन के भी बारे में बोलेंगे तो आप जानते ही हैं कि क्या है, ये धातु है। वैसे धातु को पहचानने के लिए आप अगर किसी भी चीज के अंत में यम लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, यम, जैसे आप बोलते हैं जिसके अंत में यम लगा हुआ है, एक मोटा मोटी तौर पर बता रहे हैं, जिसके अंत में क्या लगा हुआ हो, यम, जिसके अंत में यम लगा हो, क्या लगा हो, यम लगा हो। आपको इसलिए बता रहे हैं कि थोड़ा सा आप समझ लीजिए इसके बात को, कि इसको हम धातु कहेंगे जिसके अंत में क्या लगा हुआ हो, यम। जैसे आप कहते हैं लिथियम, यम लगा हुआ है, जैसे यम से क्या समझते हैं, लिथियम, तो यम लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। जैसे आप पढ़ते हैं सोडियम, क्या पढ़ते हैं, सोडियम, तो इन्हें हम इसका शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि क्या है, ये धातु है सोडियम। बोलिए सोडियम, है ना। बेरियम, है ना, तो बेरियम भी है, बेरेलियम भी है। आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो ये सब यम जो लगा हुआ है इसको हम लोग क्या समझेंगे कि ये धातु है ना। बेरेलियम होगा, जैसे आप कहते हैं कैल्शियम, है ना। इस तरह से आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो वही में हमने आपको लिखा। तो सर क्या ये तरीका मैंने आप मैंने अपने से है कि किताब में लिखा, नहीं, हम अपने से बता रहे हैं। मैंने ये किताबी ढंग से नहीं बता रहे हैं, ये आपको पहचानने के लिए बता रहे हैं। नहीं होता है कि एक तो मैंने किताबी भाषा है, एगो जो है से मैंने समझने के लिए बता दिए हैं, तो आप समझने के लिए हम आपको बता दिए हैं, समझे कि नहीं है। कि जिसके अंत में यम, जैसे आप देखिए ना, यहाँ फेरस में यम लगा हुआ है, ये धातु नहीं है। सोना में यम लगा हुआ है तो धातु नहीं है। चांदी में यम लगा हुआ है तो धातु नहीं है। लेकिन हाँ देखिए एल्युमिनियम है कि नहीं। तो ये सब याद रखिएगा आप लोग। प्लेटिनम है कि नहीं, पीटी जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेटिनम, तो ये सब क्या है, धातु है। इस तरह से 92 को धातु है। लगभग कितने धातु हैं, 92 को धातु है। तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा। हाँ, अब आपको हम पहचानने का जो तरीका है वो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप पहचानिएगा कि ये धातु है। तो देखिए अभी हम आपको बोले थे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए दिए थे कि नहीं दिए थे, हम पढ़ाए भी हैं। 9th क्लास का ही चैप्टर में पढ़ाए हैं हम लोग, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसमें पढ़ना है, 9वीं क्लास में पढ़ लेना है हम लोगों को। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आप बता सकते हैं कि कौन धातु है और कौन अधातु है। इसको आराम से आप पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं, तो देखिए ध्यान से, जो धातु रहेगा ना, धातु को आप कैसे पहचान सकते हैं, देखिए ध्यान से। जब आप, जैसे हम लोग पढ़े हैं कक्षा और उपकक्षा, कक्षा का नाम है KLMN, पढ़े हैं कि नहीं। परमाणु जो होते हैं आकृति में कैसे होते हैं, तो 9वां क्लास का चीज है। परमाणु आकृति में गोलाकार होते हैं, आपको पढ़ाए भी हैं। और ये सब कक्षा है, और परमाणु अपनी कक्षाओं में भ्रमण करते हैं। पहली कक्षा का नाम क्या है, K, दूसरी का नाम है L, तीसरी का नाम है M, चौथा का नाम है N। इसी प्रकार से कक्षाएं आगे बढ़ती रहती हैं। और प्रत्येक कक्षा में आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। कितना होता है, 2n² होती है। तो किसी भी कक्षा की अगर बात करेंगे, जैसे K हो गया इसका पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा है।
देखिए हमने अभी कहा कि धातु को पहचानना कैसे है, तो धातु के अंतिम कक्षा में अगर कोई धातु होगा तो उसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए, या तो 1 या तो 2 या तो 3। जिस तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में, ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जानना है आप लोगों को। अगर किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, कितना कितना हो, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो, अगर इतना इलेक्ट्रॉन है तो वो सब के सब क्या कहलाएंगे, धातु कहलाएंगे। अगर 1 भी रहेगा तब वो धातु होगा, 2 भी रहेगा तब वो धातु होगा, 3 भी रहेगा तब वो धातु होगा। अगर 9वां क्लास आप लोग बढ़िया से पढ़े होंगे केमिस्ट्री, तो उसमें हमने पढ़ाया है ना, अभी हम लोग पढ़ा रहे थे तो उसमें भी है, मेरा वीडियो भी है, जाकर के वहां देख सकते हैं, है कि नहीं है, तो वहां जाकर के आप लोग पढ़ ले सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है जिसको आपको जानना है। जैसे देखिए आप सोडियम को ले लीजिए, सोडियम का परमाणु संख्या कितना है, 11। आपको ये भी पढ़ाया गया है कि किसी भी तत्व का जितना परमाणु संख्या होता है, अगर परमाणु संख्या, उसको बंद कीजिए ना, अब हम उसको ट्राई नहीं कर रहे हैं। अब किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में, अधिक किसी भी तत्व का परमाणु संख्या 11 है, मतलब स्पष्ट है कि उसमें प्रोटॉन की भी संख्या कितना है, 11, और उसमें इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितना है, 11। प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु संख्या सब आपस में क्या होते हैं, बराबर। आपको हम पढ़ाए होंगे कि Z बराबर P बराबर E। Z क्या है, तो Z हो गया आपका परमाणु संख्या, P हो गया आपका प्रोटॉन की संख्या, E हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, आप देखेंगे तो 11 नंबर में लिखा हुआ रहेगा आपको सोडियम, तो यानी कि इसका मतलब हो गया कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 11। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 11। और इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कक्षा में फिक्स्ड है, ऐसा नहीं है कि आपको जैसे मन तैसे रहेगा, समझे कि नहीं। अब जरा देखिए, अब जैसे आपको एक चीज और समझाते हैं। जैसे देखिए कक्षा क्या है, तो आप अगर कक्षा की बात करेंगे तो देखिए ये पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा है, चौथी कक्षा है, 5वीं कक्षा होगा, है ना। तो कक्षा अगर बोले तो कक्षा जो है, देखिए ध्यान से, जैसे हम लिखते हैं पहली कक्षा, क्या 1 मिनट, सबसे पहले कक्षा भी समझ लीजिए, सब 9वां क्लास का चीज है यार, हमको अभी पढ़ाना ठीक नहीं लग रहा है। कक्षा जो है, जैसे देखिए ध्यान से, जल्दी से समझ लीजिए ना भाई, यही ये जैसे पहली कक्षा या दूसरी कक्षा, देख रहे हैं ना, या तीसरी कक्षा या चौथी कक्षा, जो भी हो, आपसे अगर कोई पूछे, अगर नहीं भी पढ़े तो यहां समझ लीजिए, किसी भी कक्षा में आपसे पूछा जाएगा, किसी भी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2n²। कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2n²। तो जैसे पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2n²। दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2n²। तीसरी में कितना होगा, 2n²। चौथी में कितना होगा, 2n²। लेकिन यहां ध्यान दीजिए, जब आप पहली कक्षा का जिक्र करते हैं तो n बराबर 1 लेना पड़ेगा। दूसरी कक्षा बोल रहे थे n के जगह पर 2 लेना पड़ेगा। तीसरी कक्षा बोल रहे हैं तो n के जगह पर 3 लेना पड़ेगा। चौथी कक्षा बोल रहे हैं तो n के जगह पर आपको कितना लेना पड़ेगा, 4। 5वीं बोलेंगे तो कितना लेना पड़ेगा, 5। समझ में आ रही है बात। तो अब जैसे देखिए, पहले कोई पूछेगा कि पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, तो n के जगह पर क्या रखेंगे, 1। 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब हमको बताइए पहली कक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 से आप ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं, समझ में आ गई बात। अब देखिए दूसरी कक्षा में, तो 2 गुना, यहाँ n के जगह पर 2 रख दीजिए, और इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो इसमें आप कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 8। यानी कि दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। यानी कि पहली कक्षा में 8, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए तीसरी कक्षा में, तो तीसरी कक्षा में 2 गुना, n के जगह पर क्या रखेंगे, 3 का स्क्वायर। क्या रखेंगे, 3 का स्क्वायर। तो 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18। कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि तीसरी कक्षा में आपका कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 18। उसी प्रकार से अगर चौथी कक्षा बोलेंगे तो
4 का स्क्वायर यहां रख देंगे तो 4 चौका 16 और 16 दूनी 32, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 32 इलेक्ट्रॉन। चौथी कक्षा में 32। इसी आधार पर जल्दी से बताइए कि 5वीं कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? 50। छठी में कितना हो जाएगा? 72। देखिए दिमाग लगा दिया, 72 हो गया। आ गया समझ में? अब यहां पे जरा सा ध्यान से समझिएगा। अभी आप लोग देख रहे थे तो Na के परमाणु संख्या कितना है? 11। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 11। अब इसको व्यवस्थित कीजिए, 11वें इलेक्ट्रॉन को सजाइए। तो पहली कक्षा में मैक्सिमम कई इलेक्ट्रॉन रख सकता है? 2। तो 11 में पहली कक्षा में 2 हो गया। दूसरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन रहेगा? 8। तो दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे? 8। 11 में से 10 गो सज गया। पहली कक्षा में 2 गो, दूसरी कक्षा में 8 गो। और तीसरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन रहेगा? 1 गो। रहेगा 18 गो, लेकिन बचा हुआ है इसमें से कई गो? 1 गो। सोडियम के पास कई गो बचा हुआ है? 1 गो। क्योंकि 2 और 8 कितना हो गया? 10। और 1 और बचल है तो तीसरी कक्षा में चला जाएगा। समझे कि नहीं है? जैसे मान लीजिए कि तीसरी कक्षा 18 रोटी खा सकता है, अब बचा हुआ है 1 गो, तो 1 गो तो आसानी से ना खा लेगा। जिसको 18 को कैपेसिटी है खाने का, तो 1 गो तो आराम से खा लेगा। तो 18 रख सकता है, लेकिन बचा हुआ है 1 ही गो, तो 1 गो रख लिया आराम से वो तीसरी कक्षा। अब बताइए अंतिम कक्षा में, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 1, तो अंतिम कक्षा तीसरी कक्षा हो जाएगा। इसके लिए अंतिम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन है? 1। तो अब बताइए अंतिम कक्षा में जिसका 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा वो क्या कहलाएगा? तो सोडियम धातु है कि नहीं है? सोडियम धातु है। अब इसी प्रकार से आप देख लीजिए मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का कितना है परमाणु संख्या? 12। कितना है? 12। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और अंतिम कक्षा में कितना हो जाएगा? 2। तो जिसके अंतिम कक्षा में 2 होगा वह क्या कहलाएगा? धातु। वह क्या कहलाएगा? धातु। आ गया समझ में? तो मैग्नीशियम क्या है? धातु। मैग्नीशियम क्या है? धातु है ना। यहाँ पे देखिए यम भी आ गया। मैग्नीशियम देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? अब जैसे देखिए एल्युमिनियम का है कितना? 13। तो 2, 8, 3। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 3। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 3। तो जिसके अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो क्या कहलाएगा? धातु। तो जिसके भी जितना भी तत्व है आप इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद अगर उसके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, वो सब के सब धातु कहलाएंगे। वो सब के सब क्या कहलाएंगे? धातु कहलाएंगे। कहीं से किसी को कोई दिक्कत है? आ गया समझ में? अगर हमको अधातु की पहचान करना होगा तब क्या करेंगे? तो अधातु किसको कहेंगे? जिसके अंतिम कक्षा में, कहां? अंतिम कक्षा में। तो अंतिम कक्षा में जिसका 4 इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो, 7 इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। समझे कि नहीं? जिसके भी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन हो, वो सब के सब क्या कहलाएंगे? अधातु। लेकिन यहां पर एक बात को और ध्यान से समझिएगा। अधिकांशतः जो है एक चीज बता दें, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। समझे कि नहीं? अब आप देखिएगा यहां पे एक बहुत बढ़िया से, इसको भी हम थोड़ा सा उदाहरण देकर के समझा दे रहे हैं। जैसे आप देखिए, 1 मिनट थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, कोई दिक्कत है? क्योंकि समझाना है तो ध्यान से समझ लीजिए इसको। चल देखिए ध्यान से। अब हो गया? अब देखिए ध्यान से अंतिम कक्षा में। अब यहां से आप भिड़ाइए सिलिकॉन के बारे में। सिलिकॉन का कितना होता है? 14। सिलिकॉन का कितना होता है? 14। तो अब देखिए तो इसका पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 4। कोई दिक्कत? सिलिकॉन के बाद आप ले लीजिए फास्फोरस। फास्फोरस का है 15, 2, 8, 5। कोई दिक्कत? 2, 8, 5। आप ले लीजिए सल्फर 16, तो 2, 8, 6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइए। अब इसके बाद सल्फर के बाद देखिए क्लोरीन आप लोग पढ़े हैं। क्लोरीन का होता है 17, तो इसका लिखते हैं 2, 8, 7। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? उसके बाद देखिए आर्गन।
आर्गन का 18 है, तो 2 8 8, क्या लिखेंगे 2 8 8। आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं इसको? अब हमको एक जस्ट जवाब दीजिए, बहुत आसानी से समझिए। तो ऐसे कलर चेंज करके लिखते हैं। अब यहां इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। इसके बाह्यतम कितना इलेक्ट्रॉन है? 3। तो ये तीनों के तीनों आपने क्या कह दिया? धातु है। कोई दिक्कत? इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। इसका कितना है? 6। इसका कितना है? 7। इसका कितना है? 8। और जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन रहे, तो इस टोटल का टोटल क्या कहलाएगा? अधातु। सर 4 तो भी लिखे हैं ना आप, तो हाँ 4 भी होगा रूल के हिसाब से अधातु। क्या होगा? अधातु। लेकिन हमने कहा था कि कुछ जो है मान उपधातु के भी बारे में आपको जानकारी रखना पड़ेगा, है ना। सिलिकॉन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन होने के साथ यह बन जाता है अधातु। क्या बन जाता है? अधातु। लेकिन यहां पर सिलिकॉन क्या हो जाएगा? उपधातु। क्या हो जाएगा? उपधातु। जैसे अब देख लीजिए कार्बन का, देख लीजिए जरा सा, तो कार्बन को ध्यान से समझिए। देखिए यहां कार्बन का कितना होता है? 6। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 4। तो इसके भी बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। तो इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो भैया नियम क्या कहता है कि जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा? ये अधातु। तो भैया ये क्या है? अधातु। ये क्या है? अधातु। तो जिसके भी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो अधातु होंगे, लेकिन उनमें से कुछ जो होंगे उपधातु भी होंगे, जिसमें आपको एक नाम याद रखना होगा, सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, आर्सेनिक का, एंटीमनी का, टेल्यूरियम का, पोलोनियम का, इस सब का नाम याद रखिए। जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी वह अधातु न होकर के उपधातु हो जाएगा। आ गया समझ में? तो यहां पर किसी को कंफ्यूजन है तो हमको बताइए, बोलिए। तो ये याद रखिएगा। अब देख लीजिए, अभी आप लोग थोड़ा सा इस पर हल्का सा हम यहाँ पे जिक्र कर दे रहे हैं। अंतिम कक्षा को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतिम कक्षा को ही बोला जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर आपको हम बताएं इस तरह से तो कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। आ गया समझ में? तो आपसे पूछा जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो अंतिम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत है? तो अब बताइए, सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। मैग्नीशियम का कितना है? 2। एल्युमिनियम का कितना है? 3। सिलिकॉन का कितना है? 4। फास्फोरस का कितना है? 5। आर्गन का कितना है? 8। आ गया समझ में? देखिए कोई भी तत्व चाहता है कि हम अपना बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखें। कितना इलेक्ट्रॉन रखें? 8। क्यों चाहता है ऐसा? किसको अभी आप लोग पढ़ रहे हैं तो किसका मन नहीं है कि हम अस्थाई हो जाए? पढ़ाई लिखाई आप क्यों करते हैं? अपने अस्थायित्व को प्रदान करने के लिए ही पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। आप पढ़ लिख करके, है ना, प्यारा सा जॉब डीएम कलेक्टर बनना चाहते हैं, आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, एसडीओ बनना चाहते हैं, कुछ ना कुछ जॉब में जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं? अच्छा, कौन पढ़ लिख करके बदमाश बनना चाहता है? आपने समझता है कि हम भाई पढ़ लिख रहे हैं, एक जॉब हो जाएगा, अपना जिंदगी अस्थाई हो जाएगा, अपना घर द्वार हो जाएगा, बीबी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, अपना में हम मगन रहेंगे, एकदम मजा करेंगे। सब कोई समझता है कि नहीं समझता इस बात को? तो तत्व भी समझते हैं कि हम अस्थाई कब बनेंगे? जब हमारे बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 8 गो। न हमको किसी से लेना होगा, न किसी को देना होगा। हम अपना जिंदगी बसर एकदम बढ़िया से करेंगे, हमारा किसी से कोई मतलब फिर नहीं रहेगा। तो जिस तरह से हम अपने जीवन को अस्थाई बनाने के लिए पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसी तरह से
इन लोग अपने जिंदगी को बनाने के लिए रिएक्शन करते हैं, जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, ये सब चाहेंगे क्या चीज? 8 पूरा करने के लिए। देखिए तो 1 के बगल में 8 लिखा हुआ है ना, 2 के पीछे 8 लिखा हुआ है ना, 3 के पीछे 8 लिखा हुआ है ना। तो इन लोग क्या करना चाहते हैं कि या तो हम 7 को कहीं से ले लें, नहीं तो ये को हटा दें। तो इन लोगों को ज्यादा अच्छा है 7 मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। एगो मेरे पास है, उसको दान देने का प्रवृत्ति है कि नहीं? अपना इसको क्या करेगा, इसको हटा देगा, तब 8 बच जाएगा लास्ट में, तो ये स्थायी हो गया। इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ये हटा देगा तो इसके फिर कितना लास्ट में बच जाएगा, 8, अस्थायी हो जाएगा। इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3, ये तीनों को हटा देगा, तीनों को फेंक देगा, अंतिम में कितना बचा लेगा, 8। सबको 8 बनना चाहता है, समझ में आ गई बात है? लेकिन यही पे देखिए तो सिलिकॉन का है 4, तो इसके साथ कंडीशन है कि 4 को हटा ही सकते हैं, और नहीं तो 4 को किसी से ले लेंगे। तो ये कोशिश करता है कि हम किसी से ले। ये 5 है, तो ये तो भाई कहेगा कि हम 3 को जुगाड़े कर लेंगे, है कि नहीं? 5 लाख रुपया है, 3 लाख रुपया और जुगाड़ कर लेंगे, हमारा स्थायी हो जाएगा जीवन। अगर समझ में कि नहीं? जिसके पास 6 को हुआ वो देगा, एक नहीं 2 कहीं से ढूंढ के ले आ। 7 है जिसका कितना है, 7। इसे हमको तो 1 की जरूरत है किसी से संपर्क करने के लिए, वही वो के बुला लेगा। तो इन लोग क्या है, इन लोग लेने की प्रवृत्ति रखता है, यानी कि लेगा, जैसे ही लेगा तो इसके माथे पर ऋण हो जाएगा, क्योंकि आप कर्जा ले रहे हैं तो ऋणात्मक हो जाएगा ना। ये सब दे रहा है, दानी लोग है, ये सब दे देता है। तो ये सब जो देगा, जो जिसके पास रहेगा वो ना देगा। हमारे पास धन है खूब, तो हम तब न देंगे, तो हम देंगे, तो हम दानी हो गए, हम प्लस में हैं। आप ले रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो आप कर्जखोर हो गए। आप क्या हो गए, कर्जखोर। और कर्जखोर के माथा पर माइनस चार्ज लगा रहता है, समझे कि नहीं? नुका के मुंहवा भागेगा, काहे भाई, तो कर्जा ले है वो, है कि नहीं? तो ये प्रवृत्ति होती है, इसको ध्यान से समझना है हम लोगों को, समझे कि नहीं? तो जो कर्जखोर है अधातु, जो दानी है धातु। समझ में आ गई बात है? तो यहां तक भी मैटर को आप लोग समझ गए। तो इसको कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो ये जो बच गया इस सब बगल वाला, इस सब को क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे कोर इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन। नहीं कहते हैं राजा 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 कोरा में समा जा। कोरा का मतलब क्या, एकदम नजदीक में, है ना? हंस रहे हैं आप लोग, कोरा में समा जा। तो कोरा का मतलब क्या है, एकदम लगा ले, एकदम अंदर ही घुसा ले इसको, एकदम, है कि नहीं? तो कोर इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, तो आपसे पूछेगा कि सोडियम में कितना कोर इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 8 10। और कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन है, 1। मैग्नीशियम में 10, कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन, 2। आ रहा है समझ में? आर्गन में कितना, 10 10 10। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन, और जो बच गया उसको क्या कहेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन। अहिजा से आप संयोजकता भी समझ लीजिएगा। संयोजकता जो वैलेंसी पढ़ाते हैं, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। तो संयोजकता क्या है, किसी भी तत्व में कितना है ना ताकत है, उसको मैंने संजोग करके रखने का, उसी को हम लोग संयोजकता कहते हैं जी। अब संयोजकता का मतलब क्या है, जिसका इसके बाह्यतम कक्षा में 1 है तो इसका संयोजकता 1 हो गया, इसका 2 है तो 2 संयोजकता हो गया, इसका 3 है तो 3 हो गया, समझे कि नहीं? 4 है तो 4 कहेंगे, है कि नहीं? लेकिन 5 है तो 5 को 5 नहीं कहना है, 8 में से 5 गया 3। अष्टक बनने के लिए, अष्टक बनने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वह उसका क्या हो जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वह उसकी संयोजकता हो जाएगी। और जितना इलेक्ट्रॉन लेगा, जितना इलेक्ट्रॉन लेगा वही उसकी संयोजकता होगी। जैसे 5 है तो कितना इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी -3। 8 में से 5 गया -3। अब देखिए 6, तो 6 है तो 6 संयोजकता नहीं हो जाएगा। अष्टक पूरा करने के लिए इसको और कै गो चाहिए, 2 गो। आपने क्या किया, 8 में से 6 गया, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी -2। अब देखिए 7 है तो 7 हो जाएगा, तो 7 का मतलब क्या है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 पूरा करने के लिए, तो 8 में से 7 गया 1, -1 उसकी संयोजकता हो जाएगी। लेकिन जिसके अंतिम कक्षा में 8 है तो 8 में से 8 गया 0, उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 0। आई न किसी से लेगा न किसी को देगा, जल्दी रिएक्शन नहीं करता है। आ गया समझ में? जरूरत नहीं है इसको लेने देने का, है कि नहीं? ये पूरा मजा ले रहा है, अस्थाई हो गया। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो 18 नंबर में जो 18वां वर्ग है,
तो उसमें जितना भी देखिएगा सब के सब का 8-8 तत्व हो जाएगा, मैंने 8-8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में हो जाएगा। इसलिए उन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, अक्रिय गैस भी कहते हैं, अंतिम में है वो सब। आ गया समझ में? तो यहां पे हम लोगों ने पढ़ लिया संयोजी इलेक्ट्रॉन है ना। अकोर इलेक्ट्रॉन जो बच गया उसको क्या कहेंगे, जो बच गया उसको क्या कहेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। और संयोजकता भी समझाइए दिए हैं। तो यहां तक का बने आप धातु धातु में क्रिया को समझ गए कि नहीं समझ गए? अब आगे देख लीजिए। अब आगे जैसे ही हम लोग बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए, धातु और अधातु की विशेषता पढ़ेंगे। किसकी विशेषता पढ़ेंगे, धातु और अधातु की विशेषता। आपको आएगा एक टॉपिक जिसका नाम है धातु और अधातु की विशेषता। धातु और अधातु की विशेषता। देखिए विशेषता दो तरह का होता है। विशेषता कितना तरह का होता है, दो तरह का। एक होता है भौतिक विशेषता, भौतिक विशेषता, और एक होता है क्या चीज, रासायनिक विशेषता। रासायनिक विशेषता है कि नहीं। तो भौतिक विशेषता क्या है और रासायनिक विशेषता क्या है, जिसको आप देख करके जिसके बारे में बता सकें वह उसकी भौतिक विशेषता है। समझे कि नहीं। जैसे अगर आप कहीं भी लड़की देखा देखी में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, आप क्या देखते हैं, उसकी भौतिक विशेषता ही देखते हैं। क्या देखते हैं, आंखें बड़ी बड़ी हैं, तो पहला लिखेंगे गुण में, पहला विशेषता में लिखेंगे, है ना। जिस लड़की को हमने देखने गया था शादी के लिए, उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी। दूसरा, नाक खड़ा था, ये दूसरी विशेषता हो गई, है कि नहीं। मुंह में पानी था, देखने में अच्छी लग रही थी, गोरी थी, तो ये उसकी तीसरी विशेषता। बोलिए गलत बोल रहे कि सही बोल रहे हैं, ये तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता में हाइट 5 फुट 5 इंची था, है ना, ये लंबाई में भी बढ़िया थी, है ना। चौथी विशेषता। 5 गुलफुल थी, है कि नहीं। तो ये हो गया इसकी छठी विशेषता। साड़ी में और बेहतरीन लग रही थी, 7वीं विशेषता। समझ में आ रही है बात है? ये विशेषता है कि नहीं। 9वां विशेषता, लिखवा करके देखे, बड़ा सुंदर हैंड राइटिंग है, समझे कि नहीं। तो जो आप बाहरी तरीके से देख करके जिसके बारे में विशेषता लिखते हैं, है कि नहीं, वह उसका क्या होता है, भौतिक विशेषता। क्या होता है, भौतिक विशेषता। लेकिन रासायनिक विशेषता जानने के लिए आपको प्रयोगशाला में ले जाना पड़ेगा। कहां ले जाना पड़ेगा, प्रयोगशाला में, तब उसके हम लोग रासायनिक विशेषता को देख पाएंगे। 3 महीना के बाद पता चल रहा है कि भयंकर लड़ाकिन है कि नहीं। सास के सब एकदम झकुरा कवार लिया है, ये उसका रासायनिक विशेषता है कि नहीं। बातें बात लड़ जाती है, ये तुरंत तो पता नहीं चलेगा। बड़ी खर्चीला है, बार बार नोट मांगती है ना। सब अपने हाथ में चाबी लेकर के मलकिनी बनने का इसमें गुण है। आते आते बंटवारा कर दिया, ये इसका जो है रासायनिक विशेषता है। या कुछ लड़कियां होती हैं जो घर में भी जो टूटा हुआ घर को क्या कर लेती है, बसा देती है, तो वो उसकी रासायनिक विशेषता है। वो इसकी क्या है, रासायनिक विशेषता है। समझ में आ रही है बात ना। तो उसी प्रकार से धातु और अधातु की भौतिक विशेषता और रासायनिक विशेषता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर। तो अब हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं धातु की पहले भौतिक विशेषता। समझ में आ रहा है बात ना। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे धातु की भौतिक विशेषता। धातु की भौतिक विशेषता। धातु की भौतिक विशेषता अभी तो आप लोगों ने पढ़ा क्या, कि देखिए अभी आप लोग बढ़िया से समझ में आया होगा कि धातु के अंतिम कक्षा में कोई भी अगर धातु कब कहलाएगा, जिसके अंतिम कक्षा में 1 2 3, भैया ये तो देख ही लेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख लेंगे कि किसका बाह्यतम कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, वह उसकी भौतिक विशेषता हो गई, है कि नहीं है। तो लिखेंगे धातु के
अंतिम कक्षा में धातु के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे देखिए आप सोडियम को लिए थे, अभी सोडियम का 11 2 8 1 लिए थे कि नहीं लिए थे? मैग्नीशियम लिए थे 12 2 8 2, या एल्युमिनियम लिए थे 2 8 3। अब आप देखिए तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3। तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे? धातु। ये सब के सब क्या हो जाएंगे? धातु। कहीं से कोई दिक्कत है तो बताइए। अब हमको ये बताइए, ये सब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे? ये सब त्याग करेंगे। तो त्याग करेंगे तो ये सब के माथे पर प्लस का चार्ज आएगा कि माइनस का? भाई जो त्याग करेगा वो प्लस का चार्ज रखेगा। क्या चीज का चार्ज रखेगा? प्लस का। तो हम इसके आधार पर दूसरा इसका भौतिक गुण में क्या लिख सकते हैं कि धातु विद्युत धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? धातु विद्युत धनात्मक होते हैं। धातु क्या होते हैं? विद्युत धनात्मक होते हैं। तो अब कोई पूछेगा कि काहे लिखेंगे कि भाई धनात्मक होते हैं, विद्युत धनात्मक होते हैं? धातु क्या होते हैं? विद्युत धनात्मक होते हैं। काहे? तब आपको जवाब देना पड़ेगा, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, दान देते हैं इलेक्ट्रॉन का। तब लिखेंगे चूंकि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग भी कर सकते हैं और नहीं तो दान भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग या दान देते हैं, समझे कि नहीं? क्या करते हैं? दान देते हैं। जैसे देखिए सोडियम का 11 है तो इसका है 2 8 1। यह एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा? दान दे देगा। तो Na प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Na प्लस। और जैसे ही प्लस लिखे इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 और 8। आगे समझ में? जैसे आप मैग्नीशियम का कितना लिखते हैं? 12। कितना है? 2 8 2। यह 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग। अब Mg पर क्या हो जाएगा? +2 का चार्ज हो जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं? और +2 का चार्ज का मतलब क्या है? 2 और 8। जैसे एल्युमिनियम का कितना होता है? 13। तो कितना है? 2 8 3। यह 3 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग। और एल्युमिनियम के माथे पर +3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 2 8। आगे समझ में? अगर किसी के भी माथे पर जितना प्लस चार्ज है आप समझ लीजिएगा कि वह उतना इलेक्ट्रॉन का त्याग कर लिया। अब ये हो गया सोडियम आयन, ये हो गया मैग्नीशियम आयन, ये हो गया क्या चीज? एल्युमिनियम आयन। तो ये इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं? त्याग करते हैं या दान देते हैं। आगे समझ में? अब देख लीजिए आगे और इसकी क्या विशेषता है उस पर जरा सा गौर कर लेते हैं। तो ध्यान से समझिए इसकी और अगली विशेषता। समझ में आ रहा है सबको ना? तीसरी इसकी विशेषता है, देखिए धातु को अगर आप पीटते हैं, आघात करते हैं हथौड़ी से, आप अगर उसको हथौड़ी से या हथौड़ा से उसको पीटते हैं तो यह टूटेगा जल्दी नहीं, बल्कि पीटिएगा ना तो चदरा की नियत पसर जाएगा। कैसे हो जाएगा? पसर जाएगा, ये फैलने लगेगा, ये टूटेगा जल्दी नहीं। आप कोयला को लीजिए और एक हथौड़ी मारिए, क्या हो जाएगा? कोयला टूट करके अलगे अलगे हो जाएगा। तो कोयला क्या है? अधातु है। तो उस पर अगर हथौड़ी से मारिएगा तो क्या हो जाएगा? पसर जाएगा। लेकिन आप लोहा पर मारिए तो टूटेगा? पसर जाएगा, है कि नहीं? फिर मारिए तो आओ ऐसे हो जाएगा, आओ मारिए तो आओ पसर जाएगा, है कि नहीं? तो धातु क्या होता है? आघात वर्धनीयता का गुण उसमें पाया जाता है। क्या चीज का गुण पाया जाता है? आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। इसीलिए हम लोगों के यहाँ जो चादरें भी बनाई जाती हैं, चादर का मतलब ओढ़ने वाला चादर नहीं, जैसे करकेट वगैरह सब जो देखते हैं या पैसा वगैरह जो देखते हैं या कोई भी सामान वगैरह कड़ाही वड़ाही सब देखते हैं, सब क्या चीज का बनाया जाता है? सब धातु का बनाया जाता है। तावा हुआ सब क्या चीज का बनाया जाता है? सब धातु का बनाया जाता है। का है? बर्तन उर्तन देखते हैं एल्युमिनियम का सब बनाया जाता है कि नहीं? उसको हम लोग पीट पाट करके, है ना, बढ़िया बना करके चादर की तरह मैंने थोड़ा सा फैला देते हैं। आ गया समझ में? इस गुण को हम लोग कहते हैं आघात वर्धनीयता का गुण। तो इस बात को लिखेंगे, क्या लिखेंगे? धातु में आघात वर्धनीयता का, ये अपना सुधार लीजिएगा,
वर्धनीयता का गुण पाया जाता आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है कि नहीं? इसमें कैसा गुण पाया जाता है? आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। इसलिए इसको पीट करके, इसलिए इसे पीट कर क्या बनाई जाती हैं? चादरें बनाई जाती हैं। चादरें बनाई जाती हैं। चादरें का मतलब ये नहीं समझ लीजिए कि ओढ़ने वाला चादर बनाया जाता है। समझे कि नहीं समझे? अब आप बोलबे नहीं कर रहा है। हाँ, तो समझ लीजिए, आपसे अगर कोई पूछेगा सबसे ज्यादा कौन ऐसा धातु है जिसमें सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता का गुण किसमें पाया जाता है, सबसे ज्यादा किसको पीट करके हम लोग फैला सकते हैं, तो याद रखिए सोना को। आपसे क्वेश्चन, हाँ बाद में खाली सोना, हम बोले ना तो पीछे से हाँ सोना, हाँ तो याद रखिएगा क्वेश्चन आता है, इसलिए स्टार मार्क में हम दे देते हैं, है ना। स्टार मार्क में क्या देते हैं? सोना सबसे ज्यादा आघात, सोना में सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है कि नहीं? पूछेगा तो आपको बताना होगा। सोना में सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। हिंदी में कहीं गलती होगा तो सुधार लीजिएगा। सोना, हम साइंस पढ़ा रहे हैं। सोना में सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, इसलिए उसमें गलती सलती मत निकालिएगा। अजय गलती निकालेंगे उनको मार देंगे, ऐसे करके रह जाएंगे, हो जाए पड़े। सोना में सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, केमिस्ट्री सीखिए, है ना। हिंदी के घंटे में हिंदी सीखिएगा, पाया जाता। हो गया? समझ में आ गई बात? तो ये बात को आप लोग याद रखिएगा। चौथा अब आप लोग देख लीजिए। चौथा क्या है? देखिए, धातु में एक और गुण पाया जाता है, अगर उसको खींचिएगा तो वो टूटेगा नहीं, बल्कि कुछ देर तक खींचा जाएगा। समझ में आ गई बात ना? जैसे कोयला को आप खींचिए जोर से, कवर जाएगा तुरंत भर में। लेकिन आप एल्युमिनियम को खींचिए, कॉपर को खींचिए, सोना को खींचिए, चांदी को खींचिए, टूटेगा जल्दी नहीं, कुछ दूर तक तना जाएगा। समझे कि नहीं? तो इसको बोलते हैं तन्यता का गुण। इसको क्या बोलते हैं? तन्यता का गुण। तो धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, गुण पाया जाता है। समझ में आ रही है बात? इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। किसमें? धातु में। समझ में आ रही है बात? इसीलिए आप देखिएगा कि आप लोगों के यहाँ जो तार बनाए जाते हैं, वो सब तार किस चीज के होते हैं? धातु के होते हैं। समझे कि नहीं? क्या चीज का? जैसे बिजली का तार खींचा गया तो देखिएगा एल्युमिनियम होगा, लोहा होगा, कॉपर होगा, है ना, यही सब होगा, है कि नहीं? क्योंकि इनके खींच करके इनको लंबा तार बनाया जा सकता है। आप कितना ही लंबा तार को खींच दीजिएगा ना, कुछ दिन के बाद देखिएगा लटक जाएगा। वो नहीं लटक जाता है, क्या है? वो थोड़ा और फैल जाता है। क्या हो जाता है? फैल जाता है, फैल करके लटक जाएगा। तो याद रखिएगा, तो धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, इसलिए इसके तार बनाए जाते हैं। इसलिए क्या होता है? इसके तार बनाए जाते हैं, इसलिए इसके तार बनाए जाते हैं, तार बनाए जाते हैं। आगे समझ में? अब यहां पर भी एक क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज्यादा कौन ऐसा धातु है जिसमें तन्यता का गुण पाया जाता है? सबसे ज्यादा लंबा किसको खींचा जा सकता है? तो बस सोना बोल दो पीछे से, ना बोल दो, है ना, कि कौन है वो? सोना। सोना सबसे अत्यधिक तन्यता का गुण उसमें पाया जाता है। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम अगर सोना मात्र ले लीजिएगा, कितना ग्राम? 1 ग्राम, तो उसको खींच करके 2 किलोमीटर तक तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोना को, है ना, 1 ग्राम सोना की बात कर रहे हैं, इसलिए देखते हैं तनी सुन ग्राम का रहेगा। अब बढ़िया अंगूठी, बढ़िया कनबोला, नकबोला सब बना लिया जाता है कि नहीं? क्या है? क्योंकि उसमें तन्यता का गुण बहुत होता है, उसमें आघात वर्धनीयता का गुण बहुत होता है, इसलिए इसको पीट करके हम लोग आभूषण भी बना लेते हैं। 1 ग्राम सोना में सोचिए ना कि 1 ग्राम सोना को आप अगर खींचिएगा तो 2 किलोमीटर तक तार बनाए जाते हैं।
1 ग्राम सोना का, कितना उसमें तन्यता है, तो सबसे ज्यादा तन्यता है। तो याद रखिएगा, इसको भी स्टार चिन्ह देकर के लिख देते हैं। सोना में है ना सबसे ज्यादा तन्यता का गुण है, सबसे ज्यादा तन्यता का गुण है, गुण पाया जाता है, गुण पाया जाता है। इसको भी आप दे सकते हैं, है ना। इसको भी अगर आप ऐसे घेर दीजिएगा तो लगेगा कि हाँ भाई, अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि सबसे ज्यादा तन्यता का गुण किसमें पाया जाता है, तो आप क्या लिख सकते हैं, सोना। और आपको और जानकर के आश्चर्य होगा, क्या भाई, तो भैया देख लीजिए, 1 ग्राम सोना को तान कर, सोना को तान कर, है ना, 2 केजी, अरे 2 केजी कर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, है ना, 2 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर दूरी तक खींच सकते हैं, खींच सकते हैं। आ गया समझ में? 2 किलोमीटर तक इसको क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। अब आ गया समझ में? अब देख लीजिए, इसको जरा सा इधर ले आते हैं, अभी सब गुणवा एकरे में कर देंगे, एक के गो में। यहां तक आ गया। अब देख लीजिए आगे, अब देख लीजिए आगे और गुण देख लीजिए इसका। अगला गुण पढ़ लीजिए इसका। अगला गुण क्या है, 4 गुण हो गया ना, 5वां गुण पढ़िए। और क्या हो सकता है 5वां गुण में, तो देखिए, धातु का द्रव्यनांक, द्रव्यनांक का मतलब होता है द्रव में बदलना। किसमें बदलना, द्रव में बदलना। और क्वथनांक, क्वथनांक के मतलब होता है उबलना, बहुत उच्च होता है। क्या होता है, बहुत उच्च होता है। इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च का मतलब क्या होगा, जल्दी नहीं गलेगा ये सब, है कि नहीं। अगर जल्दी गल जाता तो आप सब्जी बनाते बनाते कढ़ाई उगल जाता, है ना। रोटी बनाते हैं तावा पर, मालूम चलता कि ये तवे पिघल गया, है ना, रोटी ओखरे में रह गया। ऐसा होता है कभी? चावल खौला रहे हैं एल्युमिनियम के बर्तन में, मार एकदम ऊपर नीचे कर रहा है, कुकर ऊपर में एल्युमिनियम का रहता है, ऊपर नीचे कर रहा है। अगर उसमें द्रव्यनांक का गुण और क्वथनांक का गुण नहीं होता, उच्च नहीं होता, तो मालूम चलता कि चावल के साथ वो सिझ गया। लेकिन ऐसा हुआ है नहीं, है कि नहीं। तो इसीलिए हम बता रहे हैं, इस बात को समझिएगा कि धातु का द्रव्यनांक और जो क्वथनांक होता है वह काफी क्या होता है, उच्च होता है। समझ में आ गई बात? हाँ, तो इसको लिख देते हैं। धातु का द्रव्यनांक, द्रव्यनांक बोले तो क्या चीज, पिघलने का गुण। द्रव्यनांक बोले तो क्या चीज, गलने का, पिघलने का, गलने का गुण। तथा क्वथनांक, क्वथनांक बोले तो उबलने का, पढ़ाए नहीं सब जी। क्वथनांक बोले तो क्या चीज का, उबलने का, है ना। तो धातु का द्रव्यनांक तथा क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। क्या होता है, उच्च होता है। नहीं समझ में आ रहा बात? ये क्या होता है, उच्च होता है या अधिक होता है। क्वथनांक उच्च होता है, या कह सकते हैं कि क्या होता है, अधिक होता है ना। जल्दी न गलेगा न जल्दी उबलेगा, न जल्दी गलेगा न जल्दी उबलेगा। लेकिन देखिए, हम खूब बढ़िया पढ़ाए तो का देखिए, कुंभकर्ण है सुतिए रहा है, चाहे थोड़ा सा ढाही लड़ा रहा है, देखिए नहीं रे, हम कितना हो बढ़िया पढ़ा ले, सब कोई के सब कोई पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, समझे कि नहीं। कुछ उसमें है आप लोग, हाँ, तो कुछ ना कुछ बदमाशी तो करिए ना देगा। जोर से बोलिए, कुछ ना कुछ बदमाशी कर देगा ना। तो बस, धातु का द्रव्यनांक और क्वथनांक अधिक होता है, लेकिन एक आध को धातु ऐसा है जो कि गल जाता है ना, जो कि पिघल जाता है, उबल जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपवाद। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपवाद। धातु का द्रव्यनांक और क्वथनांक अधिक होता है, लेकिन याद रखिएगा, 2 गो ऐसा धातु है, कितना, 2 गो जो धातु है, लेकिन तैयो उसको हथेलिए पर पिघल जाएगा। उसका नाम है क्या चीज, गैलियम और गैलियम और सीजियम, ठीक है ना। याद रखिएगा, गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम एक ऐसा 2 गो धातु है जिसका द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या हो जाता है एकदम, है ना। हाथ पर, हथेली पर लीजिएगा वो गलने लगेगा। पारा तो द्रवित अवस्था में है, ये है, गलने लगेगा, है ना, पिघलने लगेगा। आ गया समझ में?
अब देख लीजिए छठा गुण, छठा भौतिक विशेषता पढ़िए। देखिए धातु में एक और गुण पाया जाता है, अगर उससे आप करंट प्रवाहित कीजिएगा ना तो करंट धड़धड़ा के पास हो जाएगा, है ना, पूरा बढ़िया से करंट प्रवाहित होगा। धातु विद्युत का सुचालक होता है। साथ ही अगर इसको आप गर्म कीजिएगा, आप भी देखिएगा सस्पेन वगैरह को चाय बनाने के लिए जब गर्म करते हैं तो धीरे धीरे आपका डंटी भी गर्म होता है ना, जहां से उसको पकड़ने वाला चीज होता है उसको क्या होता है, गर्म होने लगता है। इसलिए देखिएगा उसके अंतिम में आपको कड़ाही उड़ाही में भी देखिएगा प्लास्टिक का लगा हुआ रहता है कि नहीं, चूंकि भैया ये उष्मा जैसे ही गर्म होगा ना तो धीरे धीरे नीचे से बढ़ा देगा, अपनी उष्मा को भी आगे की ओर फैला देता है। तो भैया जहां इसका अंत करेगा वहां तक भी चला जाएगा वो, है कि नहीं। इसीलिए आप देखिएगा कि आपको कुकर उकर के हैंडल वगैरह में या कड़ाही उड़ाही के हैंडल में या तावा उवा के हैंडल में या आपका जो है से सस्पेन वगैरह चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसके हैंडल में आपको प्लास्टिक का, है ना, रबर लगा दिया जाता है ताकि उसको आप आसानी से पकड़ सकें और आपका हाथ जले नहीं, है कि नहीं। या ये बल्ब जल रहा था, देख रहे हैं सब तार जो है से कॉपर का तार है, तांबा का होगा या एल्युमिनियम का होगा, है ना, या जिसका भी होगा, है कि नहीं। तो वो सब में से करंट प्रवाहित होता है। और नहीं विश्वास है तो आराम से छू करके देखिए कि प्रवाहित हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि नहीं। तो ये क्या होता है, धातु जितने भी होते हैं, जितने भी धातु होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत का सुचालक तथा उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। तो हम लोग एक ही लाइन में इसको लिख देंगे कि धातु क्या होते हैं, विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होते हैं। धातु किसका, विद्युत तथा उष्मा का, किसका, उष्मा का क्या होते हैं, उष्मा के सुचालक होते हैं। सुचालक लेना, उष्मा के सुचालक होते हैं। सुचालक के मतलब कि इनसे होकर के करंट प्रवाहित होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आपसे पूछा जाएगा सबसे अच्छा करंट किससे निकलेगा, सबसे अच्छा करंट, हाँ, तुरंत भर में वो निकाल देगा, 100 का 100% करंट निकाल दे। सिल्वर में, कौन बोला, आप बोले देख के, अच्छा बहुत अच्छा, अगर देख के ना बोले तो आपको शाबाशी है। सिल्वर, चांदी में सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन धातु है, चांदी। कौन है, चांदी। समझे कि नहीं है। चांदी में अगर करंट प्रवाहित कीजिएगा तो फटाक से करंट प्रवाहित हो जाएगा, बिना रुके टूके सब एकदम पूरा का पूरा करंट प्रवाहित हो जाएगा। बल्कि लोहा जो है इसमें करंट प्रवाहित करेगा तो 100% करंट प्रवाहित नहीं होगा, धीरे धीरे प्रवाहित होगा। लेकिन चांदी में फटाक से करंट प्रवाहित होगा। समझे कि नहीं है। अगर चांदी का सगरो लगा दिया जाता तार, है कि नहीं, तो भैया एकदम अच्छा वोल्टेज मिलता। लेकिन चांदी का लगा देता, चोरों तो है हम लोगों के यहाँ, तुरंत सब काट के पहले गहना बनाता, सब कोई पायल बनाता, कोई बिछिया बनाता, कोई चांदी का, है ना, सिकड़ी बना लेता, कोई कुछ बना लेता। इसलिए चांदी नहीं लगाया कि कितना थी करने जाएगा, है कि नहीं। चांदी इसलिए नहीं लगाया जाता है, सबसे अच्छा चालक होने के भी बावजूद कि उसके, है ना, मैंने चूंकि महंगा है वो, है कि नहीं। अन्य धातुओं की अपेक्षा वो क्या है, महंगा है, सोना से थोड़ा सस्ता है ना। बाकी और मैंने तांबा उम्बा से तो बढ़िया है भैया, ये जस्ता से तो बढ़िया है ना। एल्युमिनियम से तो ज्यादा कीमती है। सब उसको चुरा न ले इसीलिए उसको तार नहीं बनाए जाते हैं, है ना, उसका आभूषण बनाए जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छा वो है, तो हम लोग लिखेंगे सबसे अच्छा स्टार चिन्ह दे करके। आपको अगर लगे तो इस बात, क्या बोलिए, तो आपको बताना पड़ेगा कि चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, सबसे अच्छा सुचालक है। चांदी के बाद बताइए तो, चांदी के बाद तांबा, चांदी के बाद सबसे अच्छा चालक कौन हो गया, चांदी। उसके बाद कौन है, तांबा। तांबा के बाद बताओ, तांबा के बाद बताओ। अरे एल्युमिनियम के तार रहता है तांबा के बाद, एल्युमिनियम के बाद देखते हैं लोहा वाला तुरंत गल जाता है। आगे समझ में, तो लोहा के जल्दी लोग तार नहीं लगाता है, लेकिन लोहा करंट को प्रवाहित
भयंकर करता है। भी मत समझिए कि छूछा के लोहे से आप लोग हिलाइएगा टोका, छोड़ ले लीजिएगा टोका, छोड़ाइएगा, चल जाएगा ऊपर ही। समझे कि नहीं समझे? आए? हाँ, अच्छा देखिए आपको बताते हैं, इस हिसाब से तो अधातु में विद्युत का सुचालक नहीं होगा। जैसे धातु विद्युत का क्या होता है? सुचालक। अधातु विद्युत के क्या हो जाएंगे? कुचालक। लेकिन अधातु में एक होता है ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बोले तो पेंसिल, आप देखें ना पेंसिल, तो पेंसिल के इधर तार जोड़ दीजिए और इधर तार जोड़ दीजिए, है ना, और उसके आगे से करंट प्रवाहित कीजिए, मैंने बल्ब जलाइए, जल जाएगा। समझे कि नहीं? तो याद रखिएगा, ये भी अपवादे है, हम बल्कि लिख देते हैं। देखिए ग्रेफाइट अधातु है, यहां पे ग्रेफाइट क्या है? अधातु है, अधातु है, फिर भी विद्युत का सुचालक है। फिर भी विद्युत का क्या है? सुचालक है। आया समझ में? फिर भी विद्युत का क्या है? सुचालक है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा, फिर भी क्या है? विद्युत का सुचालक है। फिर भी विद्युत का क्या है? सुचालक है। इसीलिए इसको यहां भी घेर दे रहे हैं, इसको भी घेर दे रहे हैं, ताकि ये ध्यान में रहे कि इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। आगे देख लीजिए 7वां गुण इसका कैवां गुण पढ़ लेते हैं? 7वां गुण इसका क्या है? 7वां गुण क्या है? देखिए धातु विद्युत और ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। देखिए धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। देखिए सोना चमकता है, चांदी चमकता है, कोयला कुछ चमकेगा? कोयलवा का चमकेगा? कोयला चमकता है कहीं? तो धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसे हम लोग धात्विक चमक कहते हैं। तो लिख देंगे, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, चमक पाई जाती है, इसलिए इसके आभूषण बनाए जाते हैं, पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? धात्विक चमक। जिसे क्या कहते हैं? धात्विक चमक। धात्विक चमक कहते हैं, याद रखिएगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं? धात्विक चमक। देखिएगा धातु में एक विशेष प्रकार की ध्वनि पाई जाती है, टन टन बोलेगा, इसलिए घंटी बजाया जाता है स्कूल में धातु का, मतलब टन टन, पहली घंटी, दूसरी घंटी, तीसरी घंटी, 1 2 3, है कि नहीं? या कहीं कहीं आप देखिएगा रेलवे स्टेशन पर लोहा का टन टनाने वाला रहता है ना, छोटा छोटा स्टेशन पर मारता है, घंटी बजाता है कि नहीं बजाता है? आप कोयला को लीजिए और मारिए तो उस पर टन टन बजेगा? कोयला में से कुछ आवाज आएगा? नहीं। आगे समझ में ना? तो धातु में एक विशेष प्रकार की ध्वनि पाई जाती है। धातु में एक विशेष प्रकार की ध्वनि पाई जाती है, ध्वनि पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? धात्विक ध्वनि। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? धात्विक ध्वनि कहते हैं। आ रहा है समझ में? एक विशेष प्रकार की ध्वनि पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? धात्विक ध्वनि कहते हैं। समझ में आ गया? धातुएं कठोर होती है, कोई दिक्कत है? धातु कैसा होता है? कठोर। धातु कैसा होता है? कठोर होती है। कठोर नहीं होती है तो लोहा से मथुआ पर मार के देखना, है कि नहीं? लोहा है ना, लोहा मार के देख लेना, समझ में आ जाएगा कि कठोर है कि मुलायम है वो, है कि नहीं? तो धातु क्या होती है? कठोर। सभी धातुएं लगभग कठोर होती हैं, एगो को छोड़ करके। तो अपवाद हो जाएगा, अगर वैसन का कोई भी रहेगा तो क्या बन जाएगा? अपवाद। सोडियम एक ऐसा धातु है जो कठोर नहीं होती है, इसको चाकुओं से काट लीजिएगा, समझे कि नहीं? तो सोडियम को आप लोग लिखिएगा कि सोडियम धातु है, लेकिन क्या है ये? मुलायम। यह क्या है? मुलायम। इसको चाकू से भी काट सकते हैं। इसको कैसे काट सकते हैं? चाकू से भी काटा जा सकता है, काटा जा सकता है। आ गया समझ में? तो आपसे कोई पूछेगा कि कौन ऐसा धातु है जो मुलायम है, तो क्या बताइएगा? सोडियम। किसका नाम लीजिएगा? सोडियम का। समझ में आ गई बात? अब देख लीजिए 10वां। 10वां देख लीजिए,
धातु है तो ये सब ठोस है। धातु है क्या है? ठोस है। ये लोहा क्या है? ठोस। चांदी क्या है? ठोस। सब ठोस। एल्युमिनियम क्या है? ठोस। तो धातुएं क्या होती है? ठोस। तो धातु क्या होता है? ठोस। धातु क्या होता है? ठोस होता है। लेकिन इसमें भी एगो अपवाद है, एगो आ गया फिर बिगड़ल लड़का इसमें, है कि नहीं? तो आप अभी नाम बता रहे थे पारा का, क्या नाम बता रहे थे? पारा। तो अपवाद में लिख दीजिए पारा। पारा भी धातु है, जिसका सूत्र होता है Hg। पारा भी क्या है? धातु है, लेकिन यह ठोस नहीं है। यह ठोस नहीं है। यह क्या है? द्रव। यह क्या है? द्रव। ये पारा जो है से धातु है, और धातु में क्या होती है? ठोस। लेकिन पारा धातु होते हुए भी द्रव है, इसलिए इसको याद रखिएगा। इसलिए इसको क्या कीजिएगा? याद रखिएगा। 11 नंबर देख लीजिए। अब बताइए, धातु का घनत्व कम जगह में ढेर सारे अणु उसमें जुड़े हुए होंगे। घनत्व का मतलब समझिए, कम जगह में ज्यादा लोग। जैसे गांव में क्या है? गांव में देखिए, गांव में जगह ज्यादा, आदमी कम, तो घनत्व कम होगा। लेकिन शहर में जगह कम, आदमी ज्यादा, तो घनत्व ज्यादा। तो शहर का घनत्व ज्यादा कि गांव का? शहर का। आ गया समझ में? तो उसी प्रकार से समझ में आ रहा है ना बात? घनत्व किसको कहने से, शहर में क्या है? जगह कम है, लेकिन बाप रे दुनिया के घर है, दुनिया के आदमी है, घनत्व ज्यादा हो गया। घनत्व क्या हो गया? ज्यादा। सुनाई दे रहा है ना सबको? तो लिखेंगे हम लोग कि धातु का घनत्व क्या होता है? उच्च। धातु का घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। धातु का घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। आ गया समझ में? धातु का घनत्व कैसा होता है? उच्च होता है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखिएगा। कुल मिला जुला करके हम कितना आपको धातु का भौतिक विशेषता बता दिए? 11 को। अच्छा, क्वेश्चन आ जाएगा कि धातु के 5 को विशेषता लिखिए, तो आपको 11 को पढ़ाए हैं, इसमें से 5 को नहीं लिख दीजिएगा? बोलिए तो, लिख दीजिएगा कि नहीं लिख दीजिएगा? तो धातु की ये हो गया क्या चीज? भौतिक विशेषता। अब रासायनिक विशेषता भी पढ़ लिया जाए, है ना? क्या दिक्कत लगता है उसमें? धातु की रासायनिक विशेषता। अगला टॉपिक पढ़ेंगे धातु की रासायनिक विशेषता। धातु की रासायनिक विशेषता। भौतिक तो पढ़ लिए, अब इसका रासायनिक विशेषता मैंने ले जाइए प्रयोगशाला में इसको, है कि नहीं? और वही पर हम लोग क्या कर लेंगे? इसकी विशेषता पढ़ लेंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भैया अभी आपने पहला पॉइंट में लिखा कि जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होगा, सबके सब क्या होगा? धातु। 1 2 3 क्यों है? ये त्यागने के लिए है। समझ में आएगा कि नहीं? ये सब क्या करेंगे? त्यागेंगे। तो जैसे ही त्यागेगा तो धातु धनायन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धनायन। तो पहला गुण हो गया धातु धनायन। धातु धनायन होता है। धातु कैसा होता है? धनायन होता है। काहे? तो धातुओं में त्यागने का गुण है। धातुओं में क्या करने का गुण है? त्यागने का गुण है। त्यागने की वजह से यह क्या बन जाता है? यह Na+ हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लस। समझ में आ रही है बात? मैग्नीशियम का 12 है, यानी कि 2 8 2 बाह्यतम कक्षा में यह 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? त्याग देगा। समझे कि नहीं? और त्याग जैसे ही देगा तैसे ही क्या हो जाएगा? धन आयन। सब पर देखिएगा धन आयन हो गया। ये सब क्या बना रहा है? धन आयन। आप देखिए एल्युमिनियम को देखिए 2 8 3, यह क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और एल्युमिनियम पर +3 हो जाएगा, यानी कि 3 का त्याग किया है। और जैसे जितना त्याग करेगा उतना उस पर प्लस बन जाएगा। तो 1 के 2 3 त्याग कर सकता है। 1 के 2 3 न रहेगा से धातु रहेगा। तो इस हिसाब से आप क्या पढ़ लिए? पहला कि धातु
धनायन होता है। दूसरा गुण इसका पढ़िए, दूसरा रासायनिक विशेषता इसका पढ़िए। हम पढ़ाए थे रासायनिक अभिक्रिया, नहीं, अम्ल, भस्म और लवण, जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बता रहे थे कि धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, और धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वह क्षारीय होते हैं। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? तो लिखेंगे कि धातु का ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय, और अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय। पढ़ाए थे ना? तो धातु का जो ऑक्साइड होता है, धातु का ऑक्साइड जो होगा वह क्या हो जाएगा? क्षारीय। धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय होता है। आ गया समझ में जी? धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय। इस बात को ध्यान से समझिएगा। यानी कि धातु, अगर कोई भी धातु ले लीजिए, जैसे हम कैल्शियम ले लीजिए, और इसको ऑक्सीजन के साथ, माने ऑक्साइड के साथ जब संपर्क में ले आते हैं तो क्या बना देगा? CaO। यह कैसा गुण है इसका? क्षारीयता का गुण है। कैसा गुण है इसमें? क्षारीयता का गुण है। जैसे आप Mg ले लिए और O, तो क्या बना दिया? MgO। कैसा गुण है? क्षारीयता का गुण है। आप ले लीजिए Na+O, क्या बना देगा? Na2O। कैसा गुण है ये? क्षारीयता का गुण है। कैसा गुण है ये सब? क्षारीयता का गुण है। तीसरा पॉइंट पढ़ लीजिए। हाँ, एक चीज और समझ लीजिएगा बढ़िया से। अब इसमें आपको, अब देखिएगा, कुछ जो धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करेंगे, रुक जाइए एक मिनट, कुछ जो ऑक्साइड से अगर धातु अभिक्रिया करेंगे तो उनमें दोनों गुण पाया जाएगा, अम्ल का भी गुण पाया जाएगा और क्षार। ऐसे तो होना चाहिए क्षारीय। धातु के ऑक्साइड क्या बनाते हैं? क्षारीय। लेकिन कुछ में अम्लीयता का भी गुण पाया जाता है, इसलिए उसको हमने नोट में लिख दिया है। किसमें लिख दिया है? नोट में। वो अम्ल भी बन जाएंगे समय पर और क्षार भी बन जाएंगे समय पर। समझिए कि द्विधर्मी है वो। क्या है? द्विधर्मी। तो उसको बोल दीजिए आप लोग कि द्विधर्मी ऑक्साइड। उसको क्या बोल दीजिएगा? द्विधर्मी ऑक्साइड। पूछा है क्वेश्चन, ये क्या है? द्विधर्मी ऑक्साइड। तो द्विधर्मी ऑक्साइड में क्या कहेंगे? जिसमें अम्ल और भस्म दोनों का गुण हो, जिसमें अम्ल और भस्म दोनों का गुण हो, दोनों का गुण पाया जाता हो, गुण हो, दोनों का जिसमें गुण पाया जाता हो, अम्ल का भी और भस्म का भी। उसमें कौन कौन से लोग आ जाएंगे? जैसे देखिएगा, Al2O3, जब एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ संपर्क में करेगा, Al2O3, तो ये जो ऑक्साइड का निर्माण करेगा, यह इसका ऑक्साइड अम्ल भी बनेगा और क्षार भी होगा, दोनों का गुण रखेगा। ऐसे होना चाहिए था क्या चीज? धातु के ऑक्साइड क्या होना चाहिए था? क्षारीय। लेकिन इसका क्या है? द्विधर्मी ऑक्साइड है ना? लिख देगा कि इनमें से कौन से द्विधर्मी ऑक्साइड है, तो नाम जान लीजिए। Al2O3। और है सर कोई? हाँ, ZnO, ये भी द्विधर्मी है। द्विधर्मी का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? द्विधर्मी का मतलब समझ रहे हैं ना? तो इसमें आ जाएगा क्या चीज? ZnO, PbO, BeO, बेरिलियम ऑक्साइड। ये सब क्या है? द्विधर्मी है। ये सब क्या है? द्विधर्मी है। मतलब अम्ल का भी, अगर अम्ल डाल दीजिएगा तो ये अपना जाने क्षार बन जाएगा और अम्ल से अभिक्रिया कर लेगा, और जैसे अगर क्षार डालिएगा तो ये अपना जाने अम्ल बन जाएगा और क्षार से भी अभिक्रिया कर लेगा। ये अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो इसको हम लोग कहते हैं कि जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर ले उसको द्विधर्मी, है ना, ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? द्विधर्मी ऑक्साइड। इसको भी नोट कर लेना है आप लोगों को। और तीसरा, धातु की रासायनिक विशेषता में तीसरा पढ़िए, धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है ना? धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो आपको पढ़ाए हैं कि वह हाइड्रोजन गैस देगा। अरे भैया, धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया करके क्या देता है? हाइड्रोजन गैस। तो इस बात को याद, पढ़ाए हैं इसके पिछले चैप्टर में, है कि नहीं? तो याद रखिएगा कि धातु अम्ल से अभिक्रिया कर, अम्ल से अभिक्रिया कर, धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस, है ना, देता है। कौन सा गैस देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। अगर आप
धातु को अम्ल से अभिक्रिया करवाइएगा तो यह क्या दे देगा? हाइड्रोजन गैस। क्या दे देगा? हाइड्रोजन गैस। लवण तो बनेबे करेगा ये, है कि नहीं? क्योंकि इसका माने आप देखिएगा, धातु हम ले लेते हैं सोडियम और अम्ल ले लिए HCl, प्लस माइनस, इसका इसके साथ चला जाएगा तब बना देगा NaCl, और हाइड्रोजन देखिए अकेले हो गया, गैस बना दिया, उड़ा दिया इसको। क्या बना दिया? उड़ा दिया। क्लियर हो गए? क्या बना दिया? हाइड्रोजन गैस बना दिया। समझ में आ रही है बात? चौथा इसका रासायनिक विशेषता देख लीजिए। चौथा इसका रासायनिक विशेषता क्या है? तो धातु जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? धातु जल से अभिक्रिया करता है ना? धातु आराम से जल से अभिक्रिया कर लेगा और हाइड्रोक्साइड दे देता है कि नहीं? धातु जल से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है। आ गया समझ में? धातु जल से अभिक्रिया कर लेगा। समझ में आ गई बात? जैसे धातु ले लिए Na और जल ले लिए H2O, क्या बना देगा? NaOH। क्या बना देगा? NaOH। समझ में आ गई बात ना? अभी देख लीजिए, आपको एक चीज और बताते हैं। आपको देखिएगा, अभिक्रिया सबसे फटाक से कौन सा कर लेगा? कौन सा धातु कर लेगा? तो याद रखिएगा, सबसे फास्ट प्रतिक्रिया करता है, ध्यान समझिए, पोटेशियम। कौन करता है? पोटेशियम। के आपको फटाक से अभिक्रिया कर लेगा, यानी कि सबसे अधिक क्रियाशील है ये। और जैसे जैसे हम नीचे लिखेंगे वो कम क्रियाशील होगा। समझे कि नहीं? जो सबसे ऊपर लिखे हैं वो अधिक क्रियाशील होगा। जिसमें सबसे पहला नाम किसका आएगा? पोटेशियम का। फिर क्या आ जाएगा? कैल्शियम का। फिर क्या आ जाएगा? सोडियम का। फिर किसका आ जाएगा? मैग्नीशियम का, है ना? ये सब इतना जल्दी रिएक्शन करते हैं कि खैर कहना ही नहीं है। सबसे अत्यधिक क्रियाशील में ये सब आते हैं। फिर उसके बाद है एल्युमिनियम। फिर उसके बाद क्या है? जस्ता, Zn। देख रहे हैं ना, हम लिखवाए भी थे एक बार। फिर क्या है? जस्ता है। जस्ता के बाद देखिएगा लोहा है। नाम जानते हैं ना लोहा ये सब का? थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, देखिएगा ध्यान से उधर। फिर क्या हो जाएगा? लोहा है। और फिर क्या हो जाएगा? टीन है, Pb है कि नहीं? इसके बाद जैसे ही आप जाइएगा तो यहां पे देखिएगा हाइड्रोजन है। यहां पर क्या है? हाइड्रोजन है। उसके नीचे जाइएगा तो कॉपर है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, सोना है। समझे कि नहीं? ये सबसे अत्यधिक क्रियाशील है, और जैसे जैसे नीचे आइएगा कम क्रियाशील होगा। सोना सबसे नीचे है, ये सबसे कम क्रियाशील है, इसीलिए जल्दी किसी से भी क्रिया नहीं करता, इसलिए टिकाऊ है, इसलिए सोना महंगा भी है। न ही जल से भी क्रिया करेगा, न अम्ल से भी क्रिया करेगा, ये खराबे नहीं होगा जल्दी। ये अभिक्रिया करेगा तब ना जंग लगेगा जी, अभिक्रिया नहीं करता है ये तो जंग लगेगा। पानियों में धोइएगा ना सोना को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं? तो इसलिए ये सबसे कम क्रियाशील है। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि देखिए ध्यान से इस बात को समझिए। देखिए आपको सबसे फटाक से यहां से, देखिए यहां से लेकर के आप आ जाइए यहां तक, मैग्नीशियम तक। कहां तक? मैग्नीशियम तक। आप यहां से लेकर के आइए मैग्नीशियम तक। देखिए ध्यान से, ये जो है ना इतना जल्दी अभिक्रिया कर लेगा किसी भी चीज से। धातु अम्ल से अभिक्रिया बहुत जल्दी से कर लेगा। इस एक मिनट, ये अम्ल से अभिक्रिया फटाक से कर लेगा। समझ में आएगा कि नहीं आया समझ में? ये अम्ल से बहुत आसानी से अभिक्रिया कर लेगा, यानी कि कह सकते हैं कि तेजी से अभिक्रिया करता है अम्ल से। तेजी से अम्ल से अभिक्रिया करेगा, अम्ल से अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया आया समझ में? इसके बाद आप देखिए यहां से लेकर के यहां तक ये अम्ल से धीरे धीरे अभिक्रिया करेगा। अम्ल से कैसे? धीरे धीरे। ये कैसे अभिक्रिया करेगा? धीरे धीरे। समझे कि नहीं? और अगर आप यहां से यहां तक को देखिएगा तो अभिक्रिया नहीं करेगा। अभिक्रिया अम्ल से अभिक्रिया, अम्ल से अभिक्रिया नहीं करेगा, नहीं करेगा। आया समझ में? उसी प्रकार से आप देख लीजिएगा,
इधर देखिए, इधर ध्यान समझिएगा, इतना जल्दी इधर से पानी से भी अभिक्रिया कर लेगा, ठंडा पानी से, ठंडा पानी से अभिक्रिया कर लेगा। ये पानी से अभिक्रिया कर लेता है। हमने लिखा था ना अभी कि धातु जल से अभिक्रिया करता है, तो ये सब जल से अभिक्रिया कर लेगा, पानी से अभिक्रिया करेगा। आया समझ में? इन लोग पानी से तो नहीं, लेकिन जलवाष्प से अभिक्रिया कर लेगा। किससे? जलवाष्प से अभिक्रिया करेगा। और ये सब जो है जल से अभिक्रिया नहीं करेगा, जल से अभिक्रिया नहीं करेगा, अभिक्रिया नहीं करेगा। आया समझ में? जल से अभिक्रिया नहीं करेगा। इसीलिए देखिएगा ये सब जितना भी है, जब जल से अभिक्रिया नहीं करेगा तो जंग नहीं लगेगा, ये सब जल्दी टूटे फूटेगा नहीं। सोना उना चांदी उंदी कॉपर पर सब जितना भी है ये सब जस से तस रहेगा। ये सब तुरंत भर में रिएक्शन करेगा। ये सब क्या करेगा? तुरंत भर में रिएक्शन करेगा। समझ में आ रही है बात? अब इसके बाद देख लीजिए पांचवा, आपको हम पढ़ाए थे कि धातु जो होता है अवकारक होता है। ऑक्सीकारक अवकारक, ऑक्सीकरण अवकरण जब पढ़ाए थे, जिसका ऑक्सीकरण होता है हम लोग पढ़ाए थे ना उसमें, तो धातु क्या होता है? अवकारक होता है। धातु क्या होता है? अवकारक होता है। आ गया समझ में? धातु क्या होता है? अवकारक होता है। क्लियर हो गए? यस सर। तो ये जो था आप लोगों ने देखा, ये रासायनिक गुण है। ये धातु और अधातु का कैसा गुण है? रासायनिक। आप देखिए ध्यान से, ये कैसा गुण है इसका? धातु की रासायनिक गुण या रासायनिक विशेषता है। इसके जस्ट पहले हम लोग पढ़े थे क्या चीज? धातु का है ना, धातु और धातु की भौतिक विशेषता ये थी। समझे कि नहीं? और इसी का जस्ट अपोजिट आप लिख दीजिएगा तो वो अधातु की भौतिक विशेषता हो जाएगी। समझे कि नहीं? तो जरा सा देख लेते हैं उसको भी। अगला में हम लोग देख लेते हैं, धातु हो गया। अब देख लेते हैं अधातु की भौतिक विशेषता। अब क्या पढ़ लेते हैं? अधातु की भौतिक विशेषता। अब धातु समझ में आ गया सबको? यस कोई दिक्कत है? तो अधातु की भौतिक विशेषता अभी चल रहा है ना जी? कई घंटा हो गया? अच्छा चलने दीजिए। अधातु की भौतिक विशेषता हम इसमें इतना नहीं समझाएंगे, जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे। समझ में आ रही है बात? अब देख लीजिए जल्दी से। आप लोग पढ़े थे कि धातु के अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन अधातु में कितना होना चाहिए अंतिम कक्षा में? 4, 5, 6, 7, 8। आ गया समझ में? तो इस बात को लिख दीजिए कि अधातु के अंतिम कक्षा में 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहला गुण हो गया इसका, पहली विशेषता हो गया इसका। समझ में आ गई बात ना? जैसे देखिए कार्बन का कितना होता है? 6, तो 2 और 4 कर देंगे तो बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 4। बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 4। आप फास्फोरस ले लीजिए 15, तो 2, 8, 5। बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 5। उसी प्रकार से आप ले लीजिए सल्फर। क्या लीजिएगा? सल्फर। तो क्या हो जाएगा? 2, 8, 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सल्फर के बाद आप क्लोरीन को ले लीजिए, तो क्लोरीन का 17 है। 2, 8, 7 देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? आर्गन ले लीजिए 18, तो 2, 8, 8। तो जिसके भी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन होगा, वो सबके सब क्या कहलाएंगे? अधातु होंगे। क्लियर हो गया? यस सर। अब बताइए, अब जब इन लोगों में कैसा गुण होगा? लेने का। इन लोग त्यागने का गुण नहीं है, दान देने का गुण नहीं है, ले लेने का गुण है। क्या चीज का गुण है? ले लेने का गुण है। तो अगला पॉइंट में लिखेंगे दूसरा में इसी हिसाब से कि अधातु विद्युत ऋणात्मक होता है। अधातु क्या होता है? विद्युत ऋणात्मक होता है। अधातु कैसा होता है? विद्युत ऋणात्मक होता है। विद्युत ऋणात्मक बोले तो क्या हो जाएगा? विद्युत ऋणात्मक बोले
तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यह इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण। यह इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है। यह इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है। आ गया समझ में? और तीसरी बातों को अगर देखें तो हमने क्या कहा था, आपको याद होगा कि धातु अधातु जो होता है ना, ध्यान समझिएगा, अघात वर्धनीयता का धातु में पढ़ाए थे। तो इसमें अघात वर्धनीयता का गुण पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। अधातु में अघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। अघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। अघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है, बल्कि इसमें जिसमें अघात वर्धनीयता का गुण नहीं होगा, यानी कि पीटिएगा तो चूर चूर हो जाएगा, तो उसको कहते हैं भंगुरता का गुण पाया जाता है। बल्कि इसमें क्या चीज का गुण पाया जाता है? बल्कि इसमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। भंगुरता का गुण पाया जाता है। आ रहा समझ में? भंगुरता का गुण पाया जाता है। क्लियर हो गए? इसमें क्या चीज का गुण पाया जाता है? भंगुरता का, माने पीटिएगा, पटक दीजिएगा, फटाक से टूट जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अधातु का द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है? भैया इसका धातु में उच्च होता था, इसमें निम्न होगा, है ना। इससे पहले एक बात और लिख लेते हैं, अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, उसको खींचा नहीं जा सकता है। ये भी लिख दीजिए, अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, इसलिए इसके लंबे तार नहीं बनाए जा सकते हैं। पांचवा में इस बात को लिख दीजिएगा कि अधातु का द्रव्यनांक और क्वथनांक निम्न होता है। अधातु का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक क्या होता है? निम्न होता है। क्या होता है? निम्न होता है। छठा गुण जब देखिएगा तो भैया इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी और उष्मा का सुचालक नहीं होता, यानी कि कुचालक है। अधातु विद्युत तथा उष्मा का कुचालक होता है, कुचालक होता है। लेकिन अपवाद में हम बताए थे ना ग्रेफाइट के बारे में, अपवाद में क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट क्या है? अधातु। तो अधातु में तो भैया करंट नहीं प्रवाहित होना चाहिए था, लेकिन इसमें होता है ग्रेफाइट में। समझे कि नहीं? तो याद रखिएगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बता दिए? अपवाद। इसलिए इसको क्या बता दिए? अपवाद, है ना। अब बताइए, धातु में तो एक विशेष प्रकार की चमक होती है, तो कोयलवा में कैसे लगा? करिया है, क्या उसमें विशेष चमक है? ज्यादा करिया है, यही उसकी विशेषता है। करिया का कोई वैल्यू है कि नहीं? तो याद रखिएगा, अधातु में, है ना, कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। अधातु में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है, विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। समझे कि नहीं? कोई चमक नहीं है। लेकिन आप देखिएगा थोड़ा बहुत चमक वो करता है, तनी मनी ओकरे में न रहता है। जैसे अब तरीका भैंसिया में तनी सुने को भूरा रहता था, तो हल्का चमकता है, तो उसमें अपवाद में लिख दीजिएगा हल्का फुल्का जो चमकता है वह है ग्रेफाइट और आयोडीन। कौन? ग्रेफाइट और आयोडीन है अधातु, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का क्या होता है? ये चमकता है। समझ में आ गई कि नहीं? समझ में बात आ गई। अब अगर 8वां पॉइंट पढ़िएगा, है ना। अब बताइए, क्या इसमें कोई ध्वनि पाई जाएगी? नहीं। अधातु में कोई विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं पाई जाती है। अधातु में कोई विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है ना। धातु में कोई विशेष प्रकार की ध्वनि
नहीं पाई जाती है। आ रहा समझ में? अब जैसे नौमा देख लीजिए, नौमा, इसका हम सबसे पहले ही पहचान बनाए थे कि अधिकांशतः ही कैसा है, गैसीय अवस्था में रहता है। कैसा अवस्था में है? गैसीय अवस्था में रहता है। अधातु प्रायः गैसीय अवस्था में होते हैं, गैसीय अवस्था में होते हैं। चूंकि वो धातु प्रायः ठोस अवस्था में होते थे, तो ये ज्यादा से ज्यादा किस में रहते हैं? गैसीय अवस्था में रहते हैं। नहीं, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, आर्गन है, सब क्या चीज है? अधातु है, सब गैसीय अवस्था में है। कुछ ठोस में भी रहता है ना, लेकिन द्रव में नहीं रहता है। लेकिन इसमें वो द्रव है। द्रव में कौची है? अपवाद में देखिएगा, ब्रोमीन आप देखे हैं ना, तो अपवाद में इसका लिख दीजिए ब्रोमीन। अपवाद में क्या लिख दीजिएगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है ना, जो कि क्या है? द्रव है। जो कि क्या है? द्रव है। आ रहा है समझ में? अब 10वां देख लीजिए, ब्रोमीन क्या है? द्रव है, और फिर भी क्या है? अधातु। अब देखिए, धातु क्या होता है? कठोर। तो अधातु कठोर नहीं होता है। अधातु कठोर नहीं होता है। अधातु कठोर नहीं होता है, लेकिन इसमें भी एगो है जो डेहंडल है। नियम है कि अधातु कठोर नहीं होता है, लेकिन एगो है कठोर। तो अपवाद में क्या नाम है उसका? हीरा। हीरा क्या होता है? कठोर। हीरा क्या है? कार्बने का ना रूप है जी। तो कार्बने से ही बना है हीरा। भैया कार्बन क्या है? उसको तो होना चाहिए था, कठोर नहीं होना चाहिए था, मुलायम होना चाहिए था, लेकिन फिर भी क्या है? कठोर है। क्या है? कठोर है। 11वां देख लीजिए, 11वां देख लीजिए। अधातु, जिस धातु का घनत्व तो बहुत उच्च था, तो अधातु का घनत्व क्या होगा? निम्न। अधातु का घनत्व कैसा होता है? निम्न होता है। कैसा होता है? निम्न होता है। अधातु का घनत्व कैसा होता है? निम्न होता है। लेकिन हीरा चूंकि कठोर है, इसलिए इसका घनत्व उच्च होगा। तो अपवाद में क्या लिख देंगे? हीरा। अपवाद में क्या लिख देंगे? हीरा। तो आप लोगों ने देखा, इसका यहां पे भी अपवाद है, इसको भी घेर देते हैं। चूंकि अपवाद है, इसको हाईलाइटेड कर देते हैं। यहां भी देखिए अपवाद है, इसको घेर देते हैं, ताकि हाईलाइटेड है ये। यहां देख लीजिए, इसको हाईलाइटेड कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये था अधातु का भौतिक विशेषता। एक लाइन खाली पढ़ करके छोड़ देंगे, अधातु का रासायनिक विशेषता, बस ये पाठ हो जाएगा। अगला पढ़ लेते हैं हम लोग, अधातु का है ना रासायनिक विशेषता। 1 मिनट। अधातु का रासायनिक विशेषता। अधातु का रासायनिक विशेषता, ध्यान से समझिएगा। अधातु का रासायनिक विशेषता क्या है? तो अधातु भैया ऋणायन होते हैं। अधातु कैसे होते हैं? ऋणायन। तो अधातु कैसे होंगे? ऋणायन होते हैं। ऋणायन होते हैं। ऋणायन क्यों होते हैं? चूंकि उनमें लेने की प्रवृत्ति है, ग्रहण करने की प्रवृत्ति है। जैसे आप क्लोरीन को देखिएगा, 17 है, तो 2 8 7, ये क्या करेगा? ये लेगा और ले लेगा तो बना देगा क्लोरीन आयन, और अब इसके पास होगा 2 8 8, ये किसी से एक ले लिया, देखे कि नहीं? तो ये क्या होते हैं? ऋण आयन। दूसरा पॉइंट देखेंगे, अधातु का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड क्षारीय, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है कि नहीं? अधातु का जो ऑक्साइड होगा, अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है? अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। अधातु का ऑक्साइड कैसा होगा? अम्लीय। जिसे कार्बन का ऑक्सीजन से संपर्क कराएंगे तो क्या हो जाएगा? CO2। क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। N को हम लोग क्या करेंगे? ऑक्साइड बनाएंगे तो NO2, ये क्या है? अम्लीय है। आप देख लीजिएगा, S के साथ O2 भिड़ाएंगे तो क्या बना देगा? SO2, ये अम्लीय है। फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन मिलाएंगे तो क्या बना देगा? PO2, यह क्या हो जाएगा? ताकि PO4 हो जाता है, PO2 नहीं, PO4। तो ये क्या बना देगा? अम्लीय गुण है। ये सब के सब कैसा गुण रखते हैं? अम्लीय। तीसरा पॉइंट देख लीजिए, तीसरा पॉइंट, अधातु अम्ल, जैसे धातु अभिक्रिया कर रहा था अम्ल से,
यह अभिक्रिया ही नहीं करता है, याद रखिएगा। तो लिखेंगे कि अधातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, अधातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, अधातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। यह जल से भी अभिक्रिया नहीं करेगा, अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करता है। समझ में आ गया बात? धातु अवकारक पदार्थ थे, अधातु जो होगा वह ऑक्सीकारक हो जाएगा। कौन सा पदार्थ हो जाएगा? ऑक्सीकारक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है ये? ऑक्सीकारक पदार्थ हो जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन जो था अधातु है, लेकिन बैठल कने था धातु देने, रहता ना उसन कन घरवा में, हाँ, तो याद रखिएगा। तो हाइड्रोजन जो है, अधातु जितने भी होंगे ना, वो अधातु से तो अभिक्रिया नहीं करना चाहिए था, लेकिन हाइड्रोजन नामक अधातु से अभिक्रिया करेगा अधातु लोग। तो अधातु जो होता है, अधातु जो होता है ना, वह किससे? हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है। तो ये था अधातु की रासायनिक विशेषता। तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया धातु और अधातु के रासायनिक विशेषता बढ़िया से, है ना, या उसका भौतिक विशेषता भी बढ़िया से हम लोगों ने पढ़ लिया। आएगा अंतर लिखने के लिए तो लिख दीजिएगा कि नहीं लिख दीजिएगा? आप टेबल बना करके पट्टी धातु और पट्टी अधातु कर लीजिएगा। अगर भौतिक विशेषता पूछेगा तो दोनों देने भौतिक विशेषता, अगर रासायनिक विशेषता पूछेगा तो दोनों देने रासायनिक विशेषता करके लिख दीजिएगा। ये था पार्ट 1। अब हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।